नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, ऐसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो आज ये जो मेरा आधुनिक हिस्ट्री का है, ये अभी तक भी जो मैंने 8 पार्ट पढ़ाया है, उसका मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला भी था, जब मैं 8वां पार्ट पढ़ा रहा था, कि मैं सारा जो वायसराय जो है, सारा वायसराय का जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो डिस्कस करूँगा। लेकिन कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो मैं वो वीडियो नहीं ला पाया था, तो आज इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जो है आज इसमें क्वेश्चन जो हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं, सारा का क्वेश्चन आंसर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं, तो ये सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। उसका जो ये बेल आइकॉन है, इसको जरूर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे, उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है तुरंत जा करके वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए जो यहाँ पे ये आई आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप आई आइकॉन से भी जो है बहुत सारा जितना भी हमारा वीडियो है उसको जा करके आप तुरंत ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसका 13 पार्ट में मैंने वीडियो खत्म किया है। आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो इसका लिंक है मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर जो मिडिवल हिस्ट्री है, इसका भी जो है मैंने 15 प्लस 1 पार्ट जो है इसका रिवीजन का मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग जो है इसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री का है 1 to 8 पार्ट जो है, इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में जितना भी क्वेश्चन आंसर है, सबका आज का जो है रिवीजन हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। और ये जो पलासी का युद्ध जो ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो कि बंगाल का नवाब था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि बक्सर के युद्ध के समय जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? द्वैत शासन का मतलब क्या था कि जो शासन जो करेंगे दो लोग करेंगे। ठीक है। एक जो करती थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, जिसका जो नेतृत्व कर रहा था कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और दूसरा कौन था? तो बंगाल का नवाब था। ठीक है। जो और वो कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ठीक है। यही दोनों मिलकर जो है चल रहा था इन लोग का द्वैत शासन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन है? तो कौन था जो प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था? वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा द्वैत शासन का, इसका आंसर हो जाएगा 1765 से 1772 से, मतलब 1765 टू 1772 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी को जो है भारत का जो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भी बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो है कौन सी संधि की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो श्रीरंगपट्टनम था, ये राजधानी थी किसकी? तो टीपू सुल्तान की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। जितना भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबको जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है। और इसका जो PDF है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सारा जो ये पूरा PDF है, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सारा का PDF मौजूद है। आप लोग जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या व्यापकगत का सिद्धांत जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है। डलहौजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, तो इनका जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इनके नाम पे जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है, ये बहुत इससे विख्यात हुए थे। ठीक है। और इसको व्यापकगत का भी सिद्धांत बोलते हैं, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। क्या? तो व्यापकगत का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिख के जो गुरु थे, ठीक है, तो किस गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था? तो उसका उत्तर जो है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये आखिरी गुरु थे किसके? तो सिख धर्म के थे। ठीक है। कितने नंबर के थे बोला जाए तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यही लॉर्ड डलहौजी जो थे, जिनके कारण अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा व्यापकगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने ही जो है डाक व्यवस्था भी स्टार्ट की थी भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी?
तो गुरु अर्जुन देव ने जीवनी लिखी थी। और ये कितने नंबर के गुरु थे? तो ये थे 5वें नंबर के गुरु। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि 5वें नंबर के गुरु थे, तो आप लोग इसको भी जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। मैंने जब सिख और अंग्रेज के बीच में संबंध पढ़ाया था तो उसमें सारा चीज़ डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर से सारा इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका जो है सारा रिकॉल हो जाए। तो सिखों के अन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। मैंने अभी जस्ट बताया कि गुरु गोविंद सिंह जो थे आखिरी गुरु थे, और ये आखिरी मतलब कितने? तो 10वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? मैंने अभी जस्ट बताया था 1757 में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में था, जिसमें कि क्लाइव की विजय हुई थी। मतलब तो किसको सिराजुद्दौला ने को किसने हराया था? तो क्लाइव ने हराया था। और किसके जो हेल्प से हराया था? तो वो मीर जाफर के हेल्प से हराया था। मीर जाफर के साथ जो है इसने जो है पहले ही षड्यंत्र रच लिया था, और इसके कारण से जो है ये इसको हराने में सफल हुआ था सिराजुद्दौला को, जो बंगाल का नवाब था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि जो है 1816 में किन किन के बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली जो है ये मैंने बताया था उसमें कि ये नेपाल में है, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नेपाल के बीच में जो है सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1779 में हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हड़प नीति के जो है अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा जो थे ये हड़प नीति के अंतर्गत किए गए थे। और जो हड़प नीति है ये किसने अपनाया था? तो लॉर्ड वेलेजेली ने अपनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखेंगे। हड़प नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड वेलेजेली जो थे, वेलेजेली, इन्होंने ही हड़प नीति अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध जो है कौन से गवर्नर जनरल का था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। और बेंटिक के बारे में बताया था कि इन्होंने जो है बहुत सारा बैन किया था। बेंटिक से हम लोग ये याद करेंगे, इन्होंने बहुत सारा चीज़ जो है बैन किया था, इसीलिए इनका जो है हम लोग इससे ही इसको याद कर लेंगे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन्होंने ठगी प्रथा को क्या किया था? बंद किया था। सती प्रथा को जो है राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने उसे भी बंद किया था, ठीक है। जो बेंटिक है इसे जो माना जाता है कि सबसे बढ़िया वायसराय यही था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? मैंने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था, कौन सा था? तो श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न क्या है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1758 ईस्वी में बनाया गया। सॉरी, जनरल नहीं, यहाँ पे गवर्नर है, ठीक है। जो सबसे पहला पोस्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो वो था बंगाल का गवर्नर। तो पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और इसे कब बनाया गया था? तो 1758 ईस्वी में। कब? तो 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद जब प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जब जीत लिया था 1757 ईस्वी में, तो 1758 में इन्हें क्या किया था? बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो ये कौन था? विलियम बेंटिक था। और विलियम बेंटिक को ही जो क्या कहा जाता है? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन सा? तो आखिरी, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो कौन था? तो विलियम बेंटिक था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया ये बंगाल का, सॉरी भारत का, तो वो कौन सा हो गया? ये भी विलियम बेंटिक हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स ने ही द्वैत शासन की नीति को समाप्त किया था। और ये जो हेस्टिंग्स थे ये कौन थे? तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सर्वाधिक जो विरोध किया था वो किसने किया था अंग्रेजों का? तो मराठाओं ने किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक विरोध जो अंग्रेजों का किसने किया था? तो मराठाओं ने किया था। और एक समय ऐसा था कि जो अंग्रेज जो है मराठाओं से डरते भी थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो है 5वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। और गुरु अर्जुन देव को जो है किसने फांसी दिलवा दी थी?
तो जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। मैंने जब जहांगीर का पार्ट जब बताया था तो उसमें बारे में मैंने बताया था कि गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे और इनकी जो मृत्यु हत्या किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवा दी थी एक विद्रोह को दबाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली जो है वो किसने डाली थी, उसकी नींव जो है तो मैकाले को, और इसी को जो क्या बोलते हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो मैकाले शिक्षा पद्धति जो है इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सती प्रथा का जो अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसने आता है। मैंने बताया था कि ठगी प्रथा का बैन जो है सती प्रथा का बैन, ठगी प्रथा का बैन किसने किया था, तो बैन मतलब बेंटिक, तो लॉर्ड बेंटिक ने जो है सती प्रथा और ठगी प्रथा को बैन किया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है किससे संबंधित है। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो संबंधित है वो है किससे, वैरेन हेस्टिंग से। और वैरेन हेस्टिंग के बारे में मैंने बताया था, जो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था प्रथम वो कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त किया गया पहला वायसराय कौन था। मतलब अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड कैनिन के समय में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी थी। तो मैंने पिछले पार्ट में बताया भी था, जब हम लोग 1857 की क्रांति पिछले बार पार्ट में पढ़े थे, जो हमारा पार्ट नंबर 8 था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो 1857 की जो क्रांति है वो जो है लॉर्ड कैनिन के समय में थी। उसमें ये क्या थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बाद में इसी क्रांति को जो है दमन करके क्या किया गया, तो 1858 से जो है लॉर्ड कैनिन को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि कैनिन के समय किस एक्ट को पारित कर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट जो है इसे पारित करके जो है कैनिन के समय हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि कैनिन के समय में उच्च न्यायालय की स्थापना किन किन शहरों में हुई थी। जो हाईकोर्ट की जो स्थापना है कैनिन के समय कौन से शहर में हुई थी, तो बंबई में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी और मद्रास में हुई थी। उच्च न्यायालय मतलब जो हाईकोर्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि कैनिन के समय जो कौन सा विवाह जो है अधिनियम पास किया गया था। तो जो पुनर्विवाह अधिनियम है पास किया था। पुनर्विवाह मतलब किसका पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पास किया गया था किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिन के समय में किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन जो था वो उसका दमन किसने किया था। मतलब कौन से वायसराय ने जो है बहावी आंदोलन का दमन किया था, तो उसका उत्तर रहेगा लॉर्ड एल्गिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूटान का जो महत्वपूर्ण युद्ध किसके समय में हुआ था, तो सर जॉन लॉरेंस के समय में जो है भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये सारा जो है मैंने जब मैंने वायसराय का पार्ट स्टार्ट किया था, मैंने सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया था और सारा जो पॉइंट है सारा को डिस्कस किया। आप लोग जरूर जाकर के वीडियो जो है जरूर देखें, तो 1 से 5 तक आप यदि वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो अहस्तक्षेप की नीति जो अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि जो है अफगानिस्तान में लॉरेंस ने जो है जो सर जॉन लॉरेंस थे, उन्होंने जो है कौन सी नीति अपनाई थी, तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत एवं यूरोप के बीच जो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी वह किस वायसराय के संबंध के कार्यकाल में शुरू की गई थी। तो 1865 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस के समय में जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि किस वायसराय ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। तो मेयो से ही हम लोग को याद रखना है क्या, तो लॉर्ड मेयो ने ही जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की जो भारत में उसी के शासनकाल में मृत्यु हो गई थी। तो लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई थी उन्हीं के शासनकाल में। और जो इनकी जो है क्या मृत्यु के मतलब कैसे हो गई थी, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसने की थी, तो जो ये आपका अंडमान निकोबार में एक अफगान था, उन्होंने जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई थी। तो मैंने जस्ट अभी बताया, तो कहाँ हुई थी,
तो वो हो गई थी अंडमान निकोबार में। और कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि मेयो की जो हत्या है वो किसने की थी? तो मैंने अब जस्ट बताया था, तो एक अफगान ने जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो कहाँ की थी? तो अंडमान निकोबार में कर दी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। तो अंडमान निकोबार में ही जो मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने ही जो है वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में हुआ था। मैंने सारा चीज डिस्कस किया है, आप लोग जरूर जाकर के वीडियो जरूर देख लें एक बार। तो पंजाब का जो प्रसिद्ध आंदोलन है किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थबुक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक जो वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ये कथन किसका था? तो ये था लॉर्ड नॉर्थबुक का ही कथन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जो है किस वायसराय को जाना जाता है? तो लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। और लॉर्ड लीटन ने क्या किया था? तो ये जो है बहुत बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, ये क्या करते थे? तो ये जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से जो है ये पुस्तक लिखते थे। ठीक है, साहित्यकार थे, कविताकार थे, कहानीकार थे, ये बहुत सारा काम करते थे। इतिहास में जो है इनको जो है ये साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और जो इनका जो नाम था ये किस नाम से लिखते थे? तो ओवन मेरिडिथ के नाम से ही पुस्तक लिखते थे ये लोग। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीटन के समय में भारत के किस हिस्से में अकाल पड़ा था? और वायसराय को क्या क्या जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा, जो जिस हिस्से में अकाल पड़ा था तो वो कौन सा था? तो लीटन के समय में पड़ा था, तो वो हिस्सा था बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत। इन सब जो है लीटन के समय, जो लीटन जो वायसराय थे, तो लीटन वायसराय के ही समय में जो है क्या हुआ था? तो बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में जो है क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में लीटन ने अकाल आयोग की स्थापना की थी? तो रिचर्ड स्ट्रेची की ही अध्यक्षता में जो है इन्होंने क्या किया था? अकाल आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीटन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस सम्मान से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसर ए हिंद जो है इससे ही सम्मानित किया गया था क्या? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। और वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1887 ईस्वी में हुआ था और वो इससे इनको सम्मानित किया था। और ये क्या था? ये फर्स्ट दिल्ली दरबार था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लीटन ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया था वो एक्ट था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या कहता है? उन्होंने जो है प्रेस की जो आज़ादी है उसे छीन ली थी और उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसकी जद में कौन सा अखबार सबसे पहले आया था? मतलब सबसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में के जद के तहत जो सबसे पहले कौन सा अखबार बैन हुआ था? तो वो हुआ था राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र का समर्थन जो है वो किया गया था वर्नाकुलर एक्ट में? तो जो किस समाचार पत्र ने जो वर्नाकुलर एक्ट का जो समर्थन किया था वो था पायनियर करके जो एक नाम था समाचार पत्र का, उन्होंने क्या किया था? उस समाचार पत्र ने जो है वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो है किस वायसराय के समय में की गई थी? तो वो की गई थी लॉर्ड लीटन के समय में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड लीटन के बाद उसके बाद क्या हुआ था कि सर्वप्रथम किसने जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको समाप्त कर दिया था? तो वो किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब? जिनका कार्यकाल था 1880 से 1884 ईस्वी में। और एक जो मान्यता के अनुसार इन्हें भी जो है समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता इन्हें भी कहा जाता है। और एक किसे कहा जाता था? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है वो विशेष रूप से किसको कहा जाता है? तो मेटकॉफ को कहा जाता है। उसके बाद यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा और लॉर्ड रिपन दिया रहेगा तो आप लोग लॉर्ड रिपन को ही जरूर क्लिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। नियमित जनगणना मतलब क्या है कि प्रत्येक जो 10 वर्ष में जो जनगणना होती है वो नियमित कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1881 में हुई थी। लेकिन ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है और दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही है कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1881 ईस्वी में। और जो है ये जनगणना कब स्टार्ट हुई थी पहली बार, तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत विद्रोह का जो ताल्लुक है वो किस विधेयक के विरोध से था। तो ये क्या था, तो इल्बर्ट विधेयक जो था, इसी में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, श्वेत विद्रोह क्या किया था, तो अंग्रेज के ब्रिटिश अधिकारी लोगों ने जो है श्वेत विद्रोह किया था। ये और कौन सा विधेयक था इसके ऊपर, तो इल्बर्ट विधेयक था, उसी के ऊपर जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने जो है रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है, इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। ठीक है, कि ए ओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसके नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो मैंने अभी जस्ट बताया, तो ए ओ ह्यूम के। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, तो बंबई में हुई थी, वर्तमान में मुंबई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो वर्तमान में मुंबई है और पहले क्या नाम था इसका, तो बंबई था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डाफरिन थे भारत के वायसराय। इनका जो कार्यकाल था 1884 1888 था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो लॉर्ड डाफरिन के ही समय में जो है क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी क्वेश्चन आता है, वो है W.C. और बनर्जी। ठीक है, बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जब बोलेंगे तो W.C. बनर्जी। और किसने स्थापना किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्माण हुआ। तो भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की जो रेखा है तो उसे डूरंड रेखा बोलते हैं। तो वो किसके हुआ था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जो ये लेंस है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भूल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए LAND लैंड हो जाएगा। तो लैंड से क्या होता है, मतलब रेखा होता है, बीच का रेखा होता है, मतलब इसमें जो कौन सा, तो सीमा रेखा है। तो इसीलिए उससे हम लोग याद करेंगे डूरंड रेखा। तो लैंड जो था इसी को बंटवारा किया था, कौन सा, अफगानिस्तान और भारत का जो लैंड को बंटवारा किया था किसने, तो लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। तो इसको इससे याद करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर किस एक्ट के तहत जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दूसरा कारखाना एक्ट जो था उस पर क्या किया था, स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अब। अगला प्रश्न है कि महिला कामगारों के लिए कारखाने में हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किसने किया था। तो इन्होंने ही किया था, लैंसडाउन ने ही जो है हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किया था। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट का पारित हुआ। तो 1892 ईस्वी में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर जो है इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किस वायसराय का है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ ये था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन। मतलब क्वेश्चन क्या है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ये किस वायसराय का कथन था, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, तो सहसुजा से किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था तो उसका नाम था सर आयर कूट। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था उसका नाम था क्या, सर आयर कूट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़क सिंह थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की जो है कि धन एवं आशीर्वाद से सहायता की थी, तो वो कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, और इन्हीं को जो ये कौन से गुरु थे, तो 5वें नंबर के गुरु थे। और इन्हीं को क्या किया था, तो जहांगीर ने जो है फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है अब।
नेक्स्ट है कि किसकी समाधि के कारण जो है नरेंद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो है समाधि है कहाँ, नरेंद्र द्वारा गुरुद्वारा के पास, तो उन्हीं को जो है इसके लिए माना जाता है। ठीक है, तो गोविंद सिंह कौन थे, तो आखिरी गुरु थे, मतलब 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय जो था दिल्ली का शासक कौन था। जो बक्सर के समय में जो दिल्ली का शासक था, बक्सर के युद्ध के समय मतलब कि 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का जो शासक था वो कौन था, तो दिल्ली का शासक कौन था, तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो उसका जो हेड था कौन था, वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो था वो क्या था, बक्सर का युद्ध का हेड था, मतलब वो अंग्रेजों जो मतलब ब्रिटिश सेना के अधिकारी का हेड था। और जो इधर से भारत की तरफ से जो लड़ा था वो दिल्ली का शासक था। फिर और एक कौन था, अजमेर अवध का शासक था जो कि सुजाउद्दौला जिसको बोलते हैं, और मीर जाफर था जो कि बंगाल का शासक था। ठीक है, मीर कासिम था, सॉरी, जो मीर कासिम था वो भी था बक्सर के युद्ध में शामिल, मीर कासिम। ये तीनों मिलकर एक साथ लड़े थे, फिर भी जो है ये लोग हेक्टर मुनरो से बक्सर के युद्ध में हार गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, और ये जो है क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में भी आया हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, कौन सा वायसराय जो कि सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था, तो उसके समय में तो लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है क्या कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 ईस्वी में, और 1904 ईस्वी में जो वायसराय कौन थे, तो यही लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कॉट मानक्रीक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले बार डिस्कस किया था, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुलिस आयोग की जो स्थापना है वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो पुलिस आयोग की जो स्थापना हुई थी वह एंड्रयू फ्रेजर के जो अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय आयोग की जो अध्यक्षता है, विश्वविद्यालय आयोग जो है ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो जो टॉमस रैले थे उनकी अध्यक्षता में ही बनी थी विश्वविद्यालय आयोग। अगला प्रश्न क्या है कि सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के समय के लिए जो लॉर्ड कर्जन ने कहाँ कॉलेज की स्थापना की थी, जो सैन्य अधिकारी थे उनके प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने, कहाँ की थी, तो क्वेट्टा करके एक जगह था, वहां पर जो है लॉर्ड कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया था। तो कर्जन जो है उनको जो पुरातात्विक जो विभाग था, मतलब पुरातत्व चीज में जो है उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी, इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने जो है क्या किया था, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम बनाया था, कब, 1904 में। तो इसके तहत जो है इन्होंने जो है 50 लाख रुपये जो है दिया था इसके सुधार के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए, और जो है इसके जो जो भी उसमें कुछ मतलब ये था गड़बड़ी था उसको सुधार के लिए था। ठीक है, मतलब रिनोवेशन के लिए भी दिया हुआ था पैसा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन स्मारकों की जो सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो है कर्जन ने किस विभाग की स्थापना की थी, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो है इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने ही जो बंगाल का विभाजन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, या बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, सबके लिए जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था, तो बंगाल का विभाजन था। तो मतलब लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने जो है भारत के विरोधियों में जो विरोधी कार्यों में बहुत सारा कार्य किया था, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था बंगाल का विभाजन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न क्या है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है किस वायसराय के संबंध के समय में हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ये हुई थी। ठीक है, समय में हुई थी। कब था लॉर्ड द्वितीय का जो कार्यकाल था मिंटो द्वितीय का, तो 1905 से 1910 ईस्वी का था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1906 में की थी। किसने की थी, आगा खान ने और सलीमुल्लाह खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा भी गया है, और मतलब फ्रीक्वेंट आस्क जो क्वेश्चन होता है ये सारा ये सब में आता है। मुस्लिम लीग हो गया, फिर बंगाल का विभाजन हो गया, ये सब क्या है जो है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ये बहुत बार हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछ ही देता है। तो वो इसको याद रखेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी,
तो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश की है राजधानी है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है क्या? तो ढाका है। ठीक है, यहीं पे हुई थी क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना। और उसमें जो ये ढाका कहाँ था? तो भारत में ही मिला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस वायसराय के समय हुआ था? तो यही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और 1911 ईस्वी में ही जो है फर्स्ट बार हमारा जो है राष्ट्रगान गाया गया था। और राष्ट्रगान जो गाया गया था वो किसके क्यों गाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है इन्हीं के जो जॉर्ज पंचम थे इनका स्वागत के लिए जो है राष्ट्रगान गाया गया था। और उसके बाद जो है बाद में जो है इसे क्या किया गया? तो राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और जो 1911 में जब इन्होंने आया था तो ये क्या किए थे? 1911 में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो है घोषणा कर दी थी कि जो दिल्ली को राजधानी बनाने का, बंगाल से ट्रांसफर करके दिल्ली में 1911 में घोषणा की थी। और 1912 में जो है दिल्ली जो है राजधानी ऑफिशियली हो गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? तो जो यही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं इन्हीं के समय में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इनका कार्यकाल कब से था? तो 1910 से 1915 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल था। तो और जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में आ गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वह उसकी शुरुआत किस तारीख से मानी जाती है? तो 4 अगस्त 1914 ईस्वी से जो है प्रथम विश्व की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम रूल लीग की जो है स्थापना है वो किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने की थी। दोनों ने जो है अलग अलग स्थान पर की थी, तो वो हम लोग अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। जो तिलक है उन्होंने जो किया था, कब किया था? तो अप्रैल में किया था। ठीक है, अप्रैल में किया था। और जो ये है एनी बेसेंट है, इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था सितंबर में। ठीक है, ये दोनों पहले इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद जो तिलक है इन्होंने कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, महाराष्ट्र। और जो और एक जगह कहाँ किया था? तो कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ किया था? कर्नाटक में। ये हुआ किसका बात? तो तिलक जी ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसकी। और एनी बेसेंट ने जो की थी, उन्होंने जो किया था वो किया था मद्रास में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद करके रखेंगे। और कब किया था मैंने बताया? तो सितंबर में किया था। और एनी बेसेंट के बारे में आपको एक और तथ्य बता देता हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मतलब जो हम लोग जिसको आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फर्स्ट लेडी चेयरमैन। ठीक है, ये थी कौन? तो एनी बेसेंट थी। ये आप लोग जरूर नोट करके रख लेंगे। अब हम लोग चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसने और कब हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका जिससे जो है वह घायल हो गया था? तो ये कौन थे? तो 1912 ईस्वी में फेंका गया था क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने और कब जो हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका था और हार्डिंग द्वितीय से घायल हो गए थे? तो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कब? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करेंगे इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो है वो किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और जो ये रॉलेट एक्ट के अलावा जो है चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो बहुत सारी घटनाएं, जैसे मैंने जलियांवाला बाग भी बताया था, तो रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया था? तो 1919 में आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉलेट एक्ट में जो हुआ क्या था, इसमें ये था कि जो है आप जो भी कोई भी भारतीय है वो सभा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकजुट नहीं हो सकते हैं कहीं भी, तो ये एक रॉलेट एक्ट का जो है ये रूल था। अब इसी के थ्रू जो क्या हुआ, इसी में तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आ गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो जलियांवाला, और ये 13 अप्रैल 1919 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैसाखी का त्यौहार मन रहा था उस दिन, और उसी दिन जो है खून की होली हो गई थी। और जो इसके जिम्मेदार थे वो कौन थे? तो वो थे जनरल ए डायर, जनरल ए डायर। ठीक है, जनरल डायर जो थे दो थे। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास पार्ट में भी डिस्कस किया था। जनरल डायर दो थे। कौन कौन थे? तो एक थे ओ डायर और दूसरा थे ए डायर। ठीक है,
तो जो ए डायर थे, जनरल एडवर्ड डायर, इन्होंने ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। ठीक है, कब दिया था? 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था, जो लोग जो है जलियांवाला बाग में जो है क्या कर रहे थे, सभा करने गए थे, कुछ नॉर्मल सा ही सभा करने गए थे, कोई अंग्रेजी विरोध सभा नहीं करने गए थे, लेकिन जो है बिना कुछ सुने और समझने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। मतलब जो है जनरल डायर वहां गए अपने सारे सैनिकों सब, और पूरा जो अंधाधुंध गोलियां वहां पे चलवा दी। इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे मारे गए थे जनरल। और अभी जो है ये देखिए, इसका जो है 2020 में जो है कितना साल पूरा गया, आप लोग यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 साल। ठीक है, और इसके जो पहले जो है 2019 में ये कितना साल हुआ था, 100 ईयर हुआ था। और 100 ईयर जो जब हुआ था, तो जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है, उन्होंने इस पर शोक भी व्यक्त किया था और बोला भी था कि जो है ये बहुत ही बुरा घटना हुआ था उस काल में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन जो है वह किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? तो चौरी चौरा की जो घटना है उसके कारण जो है क्या कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अब चौरी चौरा की घटना में हुआ क्या था, तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो इन्हीं के जो असहयोग मतलब आंदोलन में जो कुछ लोग भाग ले रहे थे, तो हम लोग को सारे को पता है कि जो गांधी जी हैं वो क्या है, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन इन्होंने जो क्या किया था, इनके जो कुछ समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, जो चौरी चौरा में जो है एक पुलिस चौकी था। ठीक है, तो पुलिस चौकी को क्या किया, इन्होंने जला दिया। और पुलिस चौकी जो जलाया, तो कम से कम 18 से जो 20 पुलिस वाले हैं वो जिंदा जल गए थे इसमें। तो ये घटना जो है बहुत ही निर्मम घटना थी। इसके कारण से क्या किया, तो गांधी जी ने जो अपना पहला असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चौरी चौरा की जो घटना है वो कब और कहाँ हुई थी? तो चौरी चौरा की जो घटना है वो 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के समय में चौरी चौरा की घटना हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक जो है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है। और लॉर्ड रीडिंग से पहले कौन थे, तो मैंने जस्ट बताया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कि काकोरी रेलकांड जो है वो कब हुआ था? तो काकोरी रेलकांड था क्या, पहले हम लोग वो जानते हैं। तो काकोरी रेल जो था, जो क्या था, काकोरी करके एक जगह है, वहां पर क्या किया था, जो ब्रिटिश लोगों का जो उसमें रेल चलती थी, उसको क्या किया था, जो हम लोग क्रांतिकारी लोग थे, जो आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने क्या किया था, इस ट्रेन को पूरा का पूरा लूट लिया था। तो उसी को हम लोग काकोरी रेलकांड बोलते हैं। ठीक है, और वो कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। और किसका शासनकाल था? तो उस समय लॉर्ड रीडिंग जो वायसराय थे उन्हीं का शासनकाल था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ये भी जो है लॉर्ड रीडिंग के ही समय में हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। अब नेक्स्ट क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था वो किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। और कब किया था? तो 1921 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने किस वायसराय के संबंध में कार्य आरंभ करना स्टार्ट कर दिया था? तो 1922 ईस्वी में जो है लॉर्ड रीडिंग यही थे, लॉर्ड रीडिंग ही थे। उस समय क्या हुआ था, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इन्होंने ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। कब? तो 1922 में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिराजुद्दौला जो थे, ये कौन थे? तो बंगाल का नवाब था। कौन था? तो बंगाल का नवाब था। कौन? तो सिराजुद्दौला। ये इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, तो ब्लैक होल की घटना घटी थी। और सिराजुद्दौला के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला ने ही लड़ा था। किससे लड़ा था, किसके साथ? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ा था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो जब ये प्लासी का युद्ध लड़ दिया, कब था प्लासी का युद्ध हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या बन गया था उसके बाद, प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर। और वो कब बना था बंगाल का गवर्नर? तो जस्ट एक साल के बाद 1758 ईस्वी में जो है वो बंगाल का गवर्नर बन गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो मैंने डिस्कस किया था सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। तो गुरु गोविंद जो है सिखों के कितने नंबर के गुरु हैं? तो वो है 10वें नंबर के गुरु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। ये आखिरी गुरु थे, मतलब जो बोल सकते हैं जो आदमी में, मतलब जो मनुष्य में आखिरी गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और जो जो 11वां गुरु है वो जो सिखों के है वो कौन सा है? तो इनका जो ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? तो हम लोग सब जानते हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही 11वां नंबर ग्रंथ है, वही 11वें नंबर गुरु भी हैं सिखों के। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में कोलकाता में जो है प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, इनके समय में जो है कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये कौन सा प्रथम न्यायालय था? तो ये तो उच्च न्यायालय था, मतलब हाई कोर्ट था। और इसके बारे में मैंने आपको पिछले जब हम लोग पाठ पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब उस समय कौन थे, किसको नियुक्त किया गया था? तो इम्पे को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट करेंगे। जो इम्पे को जो है क्या किया गया था, ये जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था किसका? तो कलकत्ता में जो प्रथम जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्या कि जो वॉरेन हेस्टिंग है, ये क्या थे? ये है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। और बंगाल के आखिरी गवर्नर भी हम इनको बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी, ठीक है। जो इनकी राजधानी थी रंजीत सिंह की, वो कहाँ थी? लाहौर में थी। और लाहौर जो है उसमें भी क्या भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी ये कहाँ का हिस्सा है? तो अभी ये पाकिस्तान का हिस्सा है लाहौर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में है, वहां से स्थानांतरित कहाँ कर दी थी? तो मुंगेर कर दी थी। और मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम जो था ये बंगाल का नवाब था। और जो बंगाल किसके किसके बाद ये बंगाल का नवाब बना था? तो जब सिराजुद्दौला जब इसमें हार गया था प्लासी का युद्ध में, तो उसके बाद मीर जाफर को बनाया गया था, ठीक है, बंगाल का नवाब। फिर मीर जाफर के बाद जो है जब मीर जाफर से सत्ता नहीं संभली, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम को ही उसका जो है उत्तराधिकारी बना दिया। तो मतलब बंगाल का जो है जो एक और फिर नया नवाब कौन आया था? मीर कासिम। फिर मीर कासिम के बाद जो है फिर से मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि मीर कासिम के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। मीर जाफर जो है यही हो जाएगा बंगाल का नेक्स्ट नवाब, किसके बाद? तो मीर कासिम के बाद, ठीक है। अब हम लोग चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना? तो हैदर अली जो है मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। और ये हैदर अली कौन था? तो ये प्रेसिडर था किसका? तो टीपू सुल्तान का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान के से जो पहले कौन था? तो हैदर अली ही मैसूर का शासक था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है। नेक्स्ट है कि हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन है, मतलब हु वाज द कौन था? तो हु वाज द सक्सेसर ऑफ हैदर अली? देन द आंसर क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान हो जाएगा। मतलब हैदर अली का कौन है? तो सक्सेसर कौन था, मतलब उत्तराधिकारी कौन था? तो वो टीपू सुल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो है किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने ही जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और ये श्रीरंगपट्टनम में ये क्या थी? तो ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था? तो मैंने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसका मैंने डिस्कस भी किया था। तो 1760 ईस्वी में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। आप लोग इसको सिर्फ ये याद करेंगे कब? तो 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के जो है दूसरे नंबर के गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे, ठीक है। गुरु अंगद कौन थे? तो सेकेंड नंबर जो गुरु थे वही थे गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि जो है का आरंभ जो है किस सिख गुरु ने किया था? तो इन्होंने ही किया था। किसने? तो गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद को मैंने क्या बताया था अभी जस्ट कि जो है सेकेंड नंबर गुरु थे किसके? सिखों के, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो अमृतसर नगर की स्थापना जो है किसने की थी? तो अमृतसर की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास जो ये कितने नंबर के गुरु थे? तो ये चौथे नंबर के गुरु थे, ठीक है। मतलब फोर्थ नंबर जो है ये गुरु थे किसके? तो सिख समुदाय के फोर्थ नंबर गुरु थे कौन? तो गुरु रामदास। इन्होंने ही क्या किया था? अमृतसर की नींव रखी थी, मतलब अमृतसर की स्थापना की थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली की जो है शुरुआत वो किसने की थी? तो पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैंने बताया था ये जो है आखिरी गुरु थे। तो आखिरी गुरु थे मतलब कितने नंबर के? तो 10वें नंबर के गुरु थे ये सिख समुदाय के, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत में जो सहायक संधि का प्रयोग है वह किसने किया था?
तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि का प्रयोग किया था। इनके कार्यकाल में जो है बहुत सारी सहायक संधि हुई थी, लगभग में जो है 11 सहायक संधि हुई थी बहुत सारे राज्यों में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि का प्रयोग किया था अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता वो किसे कहा जाता है? तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था और ट्रिक भी बताया था इसका। तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है क्या? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? तो मेटकॉफ का सिर्फ हम लोग कॉफ याद करेंगे। कॉफ से क्या बनता है? तो कॉफी बनता है। और कॉफी हम लोग कब पीते हैं? तो सुबह में पीते हैं। और सुबह में कॉफी पीते पीते क्या होता है? तो अखबार पढ़ा जाता है, मतलब समाचार पढ़ा जाता है। तो कॉफी पीते पीते अखबार पढ़ा जा रहा है, तो इसे हम लोग याद करके क्या रख लेंगे कि जो मेटकॉफ है ये कॉफ से ही समझ में आया। तो चाय पीते पीते कॉफी पी रहे हैं, मतलब मेटकॉफ को ही समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। मतलब इनके ही शासनकाल में जो है फर्स्ट टाइम भारत में रेलवे चली थी। वो कब चली थी? 1883 ईस्वी में चली थी। कहाँ से चली थी? तो बम्बई से ठाणे चली थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। बम्बई से ठाणे चली थी क्या? तो पहली रेल सेवा, ठीक है। और ये कब से कब तक चली थी? मतलब ये इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था? तो वो था 34 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जो है पहली बार जो कितने यात्री सफर किए थे, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। लगभग 400 यात्री जो है ये फर्स्ट ट्रेन में सफर किए थे। कौन सा? तो जब बम्बई से ठाणे की पहली रेल चली थी। कब? तो 1853 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। और उसमें जो कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, वहाँ उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना जो 1872 में हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है पहली जनगणना हुई थी। कब? तो 1872 में। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वह किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डाफरिन के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में भी चर्चा करेंगे जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ नाम याद कर लें। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन याद करने लायक है, आप लोग इसको जरूर याद करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी क्या? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो कब बनी थी राजधानी? तो 1912 ईस्वी में बनी थी। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में जब जो जॉर्ज पंचम थे वो जब भारत आए थे तो उसी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो 1911 में घोषणा की गई थी जो कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। और वो हुआ कब? तो 1912 में लागू हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? तो किसके शासनकाल में आया था? तो जो वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। और जो साइमन कमीशन के बारे में जो है इसका जो नारा दिया था क्या? साइमन कमीशन गो बैक। तो ये जो नारा है ये किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय जो है इन्होंने ही है क्या किया था? साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? तो 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक जो है लॉर्ड इरविन का शासनकाल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब जब हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारा पॉइंट जो है इसको हम लोग फिर से डिस्कस भी करेंगे, बट अभी आप लोग सिर्फ याद करने के लिए एज ए पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग देख लीजिए कि गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के असेंबली हॉल में जो है बम कब फेंका गया था, तो 1929 में फेंका गया था। और किसने फेंका था, तो इसका मैंने बताया था, तो बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन्होंने जो है क्या किया था, दिल्ली के जो असेंबली हॉल में जो है क्या किया था, बम फेंका था। और इसके बाद जो है इन्हें और भगत सिंह को जो है एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि किस समझौते के बाद जो है गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, तो 5 मार्च 1931 को जब गांधी जी ने इरविन जो है, इरविन के साथ जो है लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो गांधी इरविन समझौता। तो इसके समझौता के बाद जो है गांधी जी ने क्या किया था, अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। अब अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो हुआ था, जो पहला हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में। कहाँ पे, तो लंदन में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि जो है हमने एक पार्ट में क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो गांधी जी हैं ये साउथ अफ्रीका से, ठीक है, भारत कब आए थे। ठीक है, तो आप लोग जो है ये हमको कमेंट में जरूर करके बताइएगा जो गांधी जी हैं वो भारत कब आए थे। तो मैं आपको सिर्फ डेट अभी बता देता हूँ, तो वो आए थे 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को आए थे। और इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। लेकिन कौन से ईस्वी में आए थे आप लोग ये जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यह हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। अब चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि पहले और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल, और दूसरे जो है भारतीय संघ के गवर्नर जनरल थे कौन, तो राजगोपालाचारी। प्रथम कौन थे, तो माउंटबेटन थे, और सेकंड थे कौन, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, और जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर था वो सारा करवा दिया है। यदि कुछ छूट गया होगा तो आप लोग जो है एक दो बार जो है आप लोग हम लोग को जो है कमेंट के माध्यम से जरूर रिमाइंड करवाएं कि कौन सा पार्ट छूट गया है, क्या छूट गया है, तो उसका एक जो स्पेसिफिक वीडियो है जरूर मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सारा क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ पाने के लिए क्या करें आप लोग, जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जुड़ जाइए, और ये जो लिंक है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और जो आज का जो पार्ट का जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। आज का पार्ट का आप लोग वीडियो भी चाहें तो वो भी आई आइकॉन से, या नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से, सारा जगह में हमारा वीडियो पीडीएफ सारा उपलब्ध है। पीडीएफ जो है आपको सिर्फ ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिलेगा, बाकी वीडियोस जो है आपको टेलीग्राम चैनल में, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आई आइकॉन में, सारा जगह पे आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर के सब चीज़ देख सकते हैं, सारा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले पार्ट में जो है आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।